Good morning, friends and students. This is Mr. Physiatitis from Salem classes. So, students, today we are going to discuss about the chimney sweeper. This is unit number 10. As per the student of Bardhaman Mahavir Open University, and other university students can also watch this video and get the benefit if that is in their syllabus. So before entering to this video lecture, I would like to request you, if yet you haven't subscribed my video, my channel, so please subscribe it, and at the same time hit the bell icon also. सो दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर द चिमनी स्वीपर के ऊपर रहेगा, जो विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया है। ये वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है। यदि और कोई यूनिवर्सिटीज़ में ये सिलेबस, ये चैप्टर जुड़ा हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, वो भी और इस लेसन का फ़ायदा को उठा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक कोई नए रूप में इस वीडियो को देखता है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में हम देखते हैं, द पर्पज ऑफ दिस यूनिट इज़ टू acquaint you with the poetry of William Black by presenting an elaborate discussion of the poem The Chimney Sweeper। हम चिमनी स्वीपर के रूप में एक पोएम को इलाबोरेट किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है और प्रेजेंटिंग किया जाता है विलियम ब्लैक के द्वारा। उस पोएट के बारे में देखेंगे, उस पोएम के बारे में देखेंगे। तो आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे और साथ ही साथ हम ऑथर के बारे में देखेंगे। फिर आगे की जो लेक्चर रहेगा, ये विशेष करके 3 भागों में मैं बांट रहा हूँ इस चैप्टर को। पहले दफ़ा इंट्रोडक्शन और पोएट के बारे में, फिर उसके बाद टेक्स्ट एंड एनोटेशन होगी, उसके बाद फिर क्रिटिकल एनालाइसिस भी होगी। तो 3 लेक्चर के अंतर्गत मैं इस वीडियो को इस चैप्टर को पूरा करने जा रहा हूँ। तो आज ये पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। द पोएम The Chimney Sweeper depicts the miserable condition of the young children who are a victim to inhuman treatment in the society of industrialized England। ये पोएम जो चिमनी स्वीपर है, द चिमनी स्वीपर, ये बच्चों का जो मिसरेबल कंडीशन है, मतलब उनके जो दुख दर्द का जो कंडीशन है, उनके जो अमानवीय, उनके ऊपर होने वाले अत्याचार है ना, उनके ऊपर होने वाले व्यवहार, किसके द्वारा? द सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियलाइज इंग्लैंड के द्वारा जो बच्चों को प्रति होता है क्रूरता, उसको दर्शाते हुए इस पोएम को लिखा जाता है। थ्रू द पोएम पोएट फाइंड्स द सोसाइटी इंडिफरेंट टू द मिस्ट्रीज ऑफ यंग बॉयज़। तो इसी पोएम में जो पोएट क्या करते हैं, किस बात को दर्शाते हैं? बच्चों का जो इंडिफरेंट कंडीशन, ठीक है। ही इज श्योर दैट इन द हैंड ऑफ गॉड दे विल बी ट्रीटेड काइंडली। लेकिन इस बात में वो श्योर हो जाते हैं कि निश्चित रूप से ईश्वर क्या करेगा, उनका भला करेगा। जैसे इंसान उनके साथ गलत व्यवहार करता है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट करता है, और ऐसा व्यवहार उनको स्वर्ग में नहीं मिलेगा, यानी ईश्वर उनके प्रति भलाई का व्यवहार करेगा। ब्लैक पोर्ट्रेज ग्रीड फादर्स हु सेल देयर चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू पाउंड्स and abandon them to eternal hell of suffering। तो यहाँ पे
जो ब्लैक है उसी ग्रीडी फादर्स, जो लालची पिताओं को दर्शाते हैं, जो कि कुछ पैसों के खातिर अपने बच्चों को इस प्रकार का जो अनंतकालीन नर्क है ना, जो दुख है, दुख का जो नर्क है ना, उसी में धकेल देते हैं। द पोएम एंड्स didactically and reminds us that to do our duty in the way to happiness। लेकिन पोएम का जो अंत यहाँ पे होता है किसके रूप में, कि एक उद्देश्यपूर्वक के साथ यहाँ पे पोएम का अंत होता है, और इसी अंत में यही कहा जाता है कि हमें अपनी ड्यूटी को खुशी के साथ करनी चाहिए। ठीक है, चाहे ड्यूटी कितना बड़ा कठिनाई क्यों ना हो, लेकिन उसको खुशी के साथ कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रतिफल देने वाला तो ऊपर वाला होता है। तो चलिए हम पोइट के बारे में देखेंगे। तो पोइट क्या थे, उनके जन्म कब हुआ, ऑल द थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस सेक्शन। इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 18th सेंचुरी, तो जैसे कि आखिरी का जो समय था 18th सेंचुरी का, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, 4 पोइट्स ईच इन हिज ओन वे, 4 पोइट जो थे वे अपनी अपनी मार्ग में थे। heralded the opening of the second romantic age in English literature। और वो जो रोमांटिक एज का जो जिसे हम सेकंड रोमांटिक एज कहते हैं, तो उन समय में उनका आविर्भाव हुआ था। तो कौन कौन थे वे, दिज वेर कॉपर, ठीक है, उसके बाद क्रैब, उसके बाद ब्लैक, और उसके बाद बर्न्स। इस प्रकार 4 पोएट हुआ करते थे। तो कौन से समय पर, सेकंड रोमांटिक एज के बाद कहा जा रहा है। रोमांटिक एज तो बहुत बड़ी है, ठीक है, रोमांटिक एज में ऐसे बहुत सारे पोएट आए, लेकिन यहाँ पे सेकंड रोमांटिक एज के बारे में कहा जाता है। विलियम ब्लैक 1757 टू 1827, यानी इनका जन्म 1857 को होता है, और ये 1827 तक क्या करते हैं, अपने कार्य को करते हैं, यानी उनका जो लाइफ स्पान जिसको कहते हैं, जीवन चक्र, इसी तक में सिमट जाता है। द थर्ड ऑफ दिस ग्रुप वाज फानेटिकली रिवोल्यूशनरी इन पोइट्री। ये जो थर्ड ग्रुप है, ठीक है, ये जो थर्ड ग्रुप है, ये बड़े मजबूत तरीक़े से अपनी पोइट्री में एक रिवोल्यूशनरी के रूप में काम करते हैं। रिवोल्यूशनरी का मतलब है जो क्रांतिकारी जो होते हैं, है ना, उन्हीं की तरह वो काम करते हैं। He went far beyond the most determined of romantics in worship of imagination and repudiation of logic, science and reason। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो रोमांटिक एज में, है ना, अपने वर्शिप में इमेजिनेशन, है ना, रेपुडिएशन ऑफ लॉजिक, साइंस एंड रीजन, यानी तर्क, ये सभी को खंडन करते हुए वो कुछ उससे बढ़कर के कुछ करते हैं। नेदर इन मैटर नोर इन मैनर इज देयर एनीथिंग ऑफ द 18th सेंचुरी इन ब्लैक्स पोइट्री। तो या तो मैटर ना तो मैनर, है ना, ऐसा कोई भी चीज़ 18th सेंचुरी में जो ब्लैक के द्वारा जो पोइट्री वर्क हुआ, इसमें ना तो कोई मैटर था ना तो कोई मैनर था, ठीक है ना, ना तो कोई मैटर था ना तो कोई मैनर था। ही वॉज एन सेंट्रिक एंड फ्रॉम ऑल अकाउंट्स was never wholly son। ओके,
तो Londoner by birth, Black was the son of an Irish hosier and painter and engraver by profession. लॉन्डनर का मतलब है जैसे कि हम इंडियन कहते हैं, ठीक है, एक लॉन्डनर यानी लंदन में पैदा होना, लंदन का मूल निवासी होना, ये समझा जा सकता है। तो उनके जन्म लंदन में ही होता है और उसके पिताजी जो है एक हौशियर के रूप में काम करते थे। हौशियर का मतलब मौजी होता है। एक पेंटर थे और साथ ही साथ एनग्रेवर यानी जिसको धातुकार कहते हैं, है ना। सो एक प्रोफेशन के रूप में यही काम करते थे उनके पिताजी। फिर ही हैड अ लिटिल स्कूलिंग and while yet a child saw mystic vision such as God peeping through the window, angels in a tree, etc. तो स्कूली जीवन के बारे में यदि हम देखें तो उनका स्कूली जीवन बहुत ही कम था, यानी कहने का मतलब है औपचारिक शिक्षा जिसको हम कहते हैं वो उन्होंने कम ली थी। लेकिन बचपन के समय में उनको कई सारे सपना होते थे, दर्शन होता था। दर्शन में अक्सर वो कुछ रहस्यमय दर्शनों को देखते थे, जैसे कि भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो क्या करता है कि विंडो से देखता है। फिर कभी कभी वो स्वर्गदूतों को या देवदूतों को वो क्या करते थे, जो ट्री होता है वहाँ पे वो देखते थे। तो बेसिकली ए क्रिश्चियन ब्लैक हैड डेवलप्ड ए रिलीजन ऑफ हिज ओन विद स्पेशल मैथोलॉजी फॉर सिम्बोलिज्म। तो यहाँ पर सिम्बोलिज्म के लिए ब्लैक यद्यपि एक क्रिश्चियन है, लेकिन वो एक स्पेशल मैथोलॉजी को लेकर के अपनी आप में एक रिलीजन को क्रिएट करते हैं, यानी एक धर्म को क्रिएट करते हैं। Black's education had been inadequate and was not equal to the demands. इनके जो शिक्षा है मतलब पर्याप्त नहीं था, ठीक है ना, डिमांड्स को पूरी करने के लिए। लेकिन फिर भी क्या करते हैं वो, ऑफ सिम्बोलिज्म के लिए उनकी शिक्षा जो है पूरी पर्याप्त नहीं था। सच ए ग्लिम्स टेंड टू शो दैट ही वाज फनेटिकली अपोज्ड ऑल अथॉरिटी फॉर रेस्ट्रिक्टिव कोड्स। तो यहाँ कठोरतापूर्वक उनके बारे में ये देखा गया कि कठोरतापूर्वक वो क्या करते हैं, जो अथॉरिटी जो था और जो रेस्ट्रिक्टिव कोड जो था उसके प्रति वो क्या करते हैं, अपोस्ट करते हैं, उसके विरोध करते हैं। ब्लैक्स पोइट्री इज़ सिंपल। ब्लैक का जो पोइट्री है बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट एंड चार्मिंग म्यूजिकल, और ये डायरेक्ट भी है तथा साथ ही साथ चार्मिंग म्यूजिकल भी है। इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सॉन्ग, ये छोटे छोटे गाने के रूप में कंसिस्ट किया गया है, और लिरिक एंड कंटेन इन 3 लिटिल वॉल्यूम्स, या तो फिर लिरिक्स एंड इज कंटेन 3 लिटिल वॉल्यूम, 3 लिटिल वॉल्यूम के साथ और लिरिक्स के साथ उसको कंटेन किया गया है। तो क्या क्या है वो, पोइटिकल स्केच 1783 का है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789 का है, ठीक है, एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794 का है। द पोएम included in this volume are the product of genuine inspiration। इन सारे पोएमों में जेन्युइन इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा देखने को मिलता है। दे आर
स्पॉटनियस अटेरेंस ऑफ पोइट्स हार्ट, ये पोएट के हृदय से निकला हुआ कथन है, यानी उनके हृदय में से जो आवाज़ निकलता है, उस आवाज़ के आधार पर वो अपने वॉल्यूम्स को पूरा करते हैं, अपने पोएम्स को पूरा करते हैं। रिटेन इन शॉर्ट राइमिंग लाइन्स एंड रेगुलर स्टैंजास, ठीक है, जो लिखा हुआ है शॉर्ट राइमिंग लाइन्स के द्वारा और रेगुलर स्टैंजा के द्वारा। दे चार्म द ईयर बाय देयर फेरी म्यूजिक, तो ये जो फेरी म्यूजिक है और उसी के द्वारा हमारा जो ईयर है उसमें एक चार्मनेस मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं पे पूरा होता है। फिर मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद। मे गॉड ब्लेस यू।